Let's continue. So now we have to discuss periodic properties. ठीक है, next आप heading डालो periodic properties. ठीक है, periodic properties में जो हमें first जो हमें डिस्कस करना है दैट इज योर, ठीक है, periodic properties में first जो हमें डिस्कस करना है दैट इज योर Z इफेक्टिव. ठीक है, Z इफेक्टिव. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज Z इफेक्टिव. स्टार्ट करें. ठीक है, अब Z इफेक्टिव देखो क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे इन दिस चैप्टर यू हैव टू राइट डाउन अ लॉट. ठीक है, सो फटाफट लिखते जाओ. नाउ इन केस ऑफ Z इफेक्टिव द डेफिनेशन इज the outermost electrons or the outer electrons face attraction from the nucleus and face repulsion bracket में shielding from the inner electrons. ठीक है, अभी के लिए आप लिखते जाओ. ठीक है, मैं आपको जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अभी के लिए आप सब लिखते जाओ. फेस रिपल्शन और शील्डिंग फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स, thus the effective attractive force on the outer electron is different from Z. ठीक है, the effective attractive force is called as Z effective. ठीक है, Z effective is given by Z minus sigma. ठीक है, Z minus sigma. यहाँ पे Z जो है that is the atomic number. ठीक है, सिग्मा जो है that is your screening. ठीक है, और शील्डिंग कांस्टेंट. लिख लो, लिखा हुआ तो है. The outer electron face attraction from the nucleus and face repulsion bracket में shielding from the inner electrons. Thus, the effective attractive force on the outer electrons is different from Z. The effective attractive force is called as Z effective. ठीक है, फिर उसके बाद Z effective is given is equal to Z minus sigma, where sigma is your screening or shielding constant. लिख लिया क्या यहां तक सभी ने? ठीक है, अब देखो, लिख लिया सभी ने? ठीक है, लिख लो. One more thing, since last time somebody mentioned कि mobile users को दिक्कत होता है. ठीक है, so whenever you are saying yes, no or just confirming, ठीक है, you text it to me. ठीक है, not to everybody. ठीक है, message it to me. Done. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है. वेरी सिंपली. ठीक है, ये जो है ये न्यूक्लियस है. ठीक है, सपोज करो कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, Z टू द पावर कुछ भी नहीं है.
Z इज एटॉमिक नंबर विच इज सेम एज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे Z टू द पावर कुछ भी नहीं है, दिस इज Z इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट पुल करेगा या टुवर्ड्स द राइट पुश करेगा, बताओ। ऑब्वियसली ये जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट पुल करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में कुछ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी एक वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नाउ इफ दिस इज एन आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज एन आउटर इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा नो। ठीक है, और भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे। नाउ this nucleus which is positively charged and this particular electron which is negatively charged, ये न्यूक्लियस जो है वो तो इस चीज को लेफ्ट की तरफ पुल करेगा, yes or no? ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons are negatively charged। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? नेचुरली रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। ठीक है, सो इफ यू कंपेयर केस 1 एंड इफ यू कंपेयर केस 2, ठीक है, इन दिस केस देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन। ठीक है, इन दिस केस देयर आर सेवरल इनर इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन। ठीक है, सो इन विच केस विल दिस इलेक्ट्रॉन फेस ग्रेटर अट्रैक्शन? ठीक है, या ओवरऑल किस केस में अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट केस में अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दिस केस देयर आर नो रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, वेयर एज इन दिस केस देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स लिखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स लिखोगे तो वो क्या आएगा? नेट अट्रैक्टिव, ठीक है, वुड बी वेरी सिंपली अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव। यस और नो? ठीक है, ये चीज आपने फिजिक्स में भी किया ही है। फिजिक्स में अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर एक ब्लॉक को एक फोर्स जो है वो इस साइड पुल कर रहा है, लेट्स कॉल दिस 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, दूसरा अगर इस पे सिर्फ ये 10 न्यूटन ही है एंड अगर आप दूसरा देखोगे इस पे 10 न्यूटन है एंड इस साइड में 2 न्यूटन है, तो ओवरऑल फोर्स या नेट फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले ब्लॉक पे ज्यादा लग रहा है, ऐसा नो? ठीक है, सो यहां पर भी कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, कि यहां पर जो आपका फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसमें नहीं जाएगा ना, क्योंकि वाई? बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मोशन में है। ठीक है, एंड ये चीज हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी स्टेट में है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन के सॉरी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर नहीं चल जाएगा। ठीक है, यस, इट विल नॉट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा। एंड सिग्मा जो है वो आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर रिपल्सिव फोर्स जो है उसको शो करता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, इसकी वजह से जो है Z है, इसकी वजह से जो है सिग्मा है, तो इस पे जो ओवरऑल फोर्स आ रहा है दैट इज बेसिकली Z माइनस सिग्मा। समझ में आया सभी को? समझ में आया? ठीक है, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट सिग्मा? नहीं समझ में आया? अच्छा चलो एक और बार देखो, एक और बार देखो। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल लिथियम। ठीक है, लिथियम का अगर आप ओल्ड स्टाइल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 2,1 आएगा, यस और नो? ठीक है, या फिर अगर आप इसके जगह चलो सोडियम लेते हो तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,1 आएगा, यस और नो? ठीक है, एंड फॉर वन मोर एग्जांपल विल टेक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में देखो क्या होगा कि ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड इसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस जो है एज इट इज पुल करेगा या एज इट इज पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ लिथियम यू हैव न्यूक्लियस। ठीक है, देन यू हैव अ शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड देन यू हैव अनदर शेल containing 1 electron. ठीक है, in case of sodium you will have nucleus, ठीक है,
then one shell containing 2 electrons, ठीक है, then another shell containing 8 electrons, ठीक है, and then you have one more shell containing 1 electron, ठीक है. सो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप देखते हो लेट्स से सोडियम का केस, ठीक है, अगर आप सोडियम का केस देखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज दिस न्यूक्लियस. ऐसा नो, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज दिस न्यूक्लियस. बट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं पर भी प्रेजेंट हो, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, सो दे विल कंटिन्यूअसली रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन. ऐसा नो, ठीक है. सो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए देयर आर 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. नाउ लेट्स कंसीडर सम अदर इलेक्ट्रॉन, लेट्स कंसीडर मे बी दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब ये तो अंदर की साइड है, ठीक है, ये चलो इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको ले लेते हैं. तो ये तो अंदर के साइड है, तो इसको इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज को रिपेल भी करेगा तो भी तो ये इसको अंदर के साइड ही तो रिपेल करेगा ना. ये सुनो, ठीक है. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करने के लिए ये और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसको रिपेल करने के लिए ये और 7 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स है. ये सुनो, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करोगे, तो इसको रिपेल करने के लिए सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सो फॉर ऑल ऑफ दीज केसेस जैसे जैसे आप शेल चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो चेंज, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखोगे तो इसको रिपेल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको रिपल्सिव फोर्स करने के लिए कितने, 2 है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो इसको रिपल्सिव करने के लिए सिर्फ एक ही है, ठीक है. और अगर मैं इस केस में देखूं तो इन दिस केस तो देयर इज नो रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो यहाँ पे एसेंशियली हो क्या रहा है कि अगर मैं इसका केस कंसीडर करूं तो इसका नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो चेंज रहेगा, ठीक है. टुवर्ड्स द सेंटर दिस इज अट्रैक्टिव, दिस इज रिपल्सिव, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कैसे आएगा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. यस और नो. अगर आपको निकाला नेट फोर्स इन द लेफ्ट तो आप वो कैसे निकालोगे, फोर्स इन द लेफ्ट माइनस फोर्स इन द राइट, ठीक है. तो दिस इज एग्जैक्टली दैट, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली दैट कि जो आप z इफेक्टिव निकाल रहे हो दैट कम्स फ्रॉम z, दैट इज योर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, यानी कि कितने प्रोटॉन्स है माइनस सिग्मा, दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स. समझ में आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है कितना, दैट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग सिग्मा, ठीक है. एंड यहां तक सभी को समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है. नाउ अब आप सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालते हो, ठीक है. टू डिटरमाइन सिग्मा, ठीक है, टू डिटरमाइन सिग्मा वी यूज समथिंग कॉल्ड एज स्लेटर्स रूल्स, ठीक है. वी यूज समथिंग कॉल्ड एज स्लेटर्स रूल्स. सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा को कांस्टेंट बोला जाता है, सिग्मा इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है. टू डिटरमाइन सिग्मा वी यूज समथिंग कॉल्ड एज स्लेटर्स रूल. पहले आप लिखते जाओ, ठीक है. जेड इफेक्टिव निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले आप लिखते जाओ, ठीक है. सो स्टेप्स टू डिटरमाइन सिग्मा, ठीक है. स्टेप वन, write the configuration in groups as shown, ठीक है. यहां पे ग्रुपिंग कैसे होता है कि एस पी को आप एक साथ लिखते हो, डी को अलग, एफ को अलग, ठीक है, एज शोन, यानी कि एस एंड पी जो है एक साथ, डी अलग, एफ अलग, ठीक है. कहने का मतलब कि 1s के केस में तो एक ही है, ठीक है. 2s के केस में 2s 2p है, ठीक है. 3 के केस में 3s 3p एंड देन 3d, ठीक है. देन 4 के केस में 4s 4p, ठीक है. देन 4d, देन 4f, ठीक है. समझ में आ रहा है, देखो जहां पे एस पी है उसको आपने एक साथ लिखा है,
ठीक है, जहां पे डी एंड एफ है आपने डी को भी एकदम अलग लिखा, आपने एफ को भी एकदम अलग लिखा। ठीक है, लिख लो। Yes, S and P are in the same bracket. ठीक है, S and P in the same bracket or in the same group. D and F are in different. लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, स्टेप टू। ठीक है, स्टेप टू। अब दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्टेप टू में आपके रूल्स जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप टू में आपके रूल्स जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास एस या पी है। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, पहले आप लिखते जाओ। ठीक है, या फिर आपके पास डी या एफ है। ठीक है, अगर आपके पास एस या पी है, ठीक है, तो इसमें आप कैसे करते हो? सबसे पहले ऑल इलेक्ट्रॉन्स या ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप exert 0.35, ठीक है, ऑफ शील्डिंग। आप पहले लिखते जाओ। ठीक है, all the other electrons in the same group exert 0.35 of shielding। ठीक है, पॉइंट नंबर टू। all electrons in n minus 1 shell, ठीक है, all electrons in n minus 1 shell exert 0.85 of shielding। ठीक है, मैं यहाँ पे शील्डिंग लिख रहा हूँ, बट हो सकता है आपको कहीं पे स्क्रीनिंग भी मिले, एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, all electrons that are n minus 2 and deeper provide 1 of shielding। exert 0.85, exert 0.85। yes, s and p जो है this represents s orbital and p orbital। ठीक है, exert 0.85 of shielding। ठीक है, provide 1 of shielding। पहले आप लिख लो, उसके बाद जाके मैं समझाऊंगा। ठीक है, इन केस ऑफ डी एंड in case of D and F, ठीक है, all other electrons in same group, लास्ट में 1, yes 1। ठीक है, यहां पे देखो, all other electrons in same group provide 0.35 in shielding। ठीक है, सेकंड, थर्ड पॉइंट का लास्ट लाइन इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर n minus 2 and deeper provide 1 of shielding। ठीक है, हाँ, and in this case all other electrons to the left, to the left of the group exert 1।
लिख लिया यहां तक? बोला तो आपको, all electrons that are n-2 and deeper provide one of shielding. Yes, this is for D and F. Yes, exert 1. लिख लिया? थर्ड पॉइंट इसमें नहीं है। लिख लिया यहां तक? ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पे दोनों में ही एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, दोनों के लिए ही एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट, electrons to the right of the group, electrons to the right of the group do not provide any shielding. Electrons to the right of the group do not provide any shielding. ठीक है, पहले आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया? ठीक है, फिर स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में जो है एक एक्सेप्शन है। ठीक है, स्टेप 3 में एक्सेप्शन है, इफ Z effective is being found out, if Z effective is being found out for 1s, ठीक है, for 1s, then sigma for the other electron is 0.30। ठीक है, आप लिख लो, इसको हम आगे यूज करेंगे। स्टेप 4, find out total sigma and subtract from Z to find out Z effective. Yes, Z effective can be found out for any electron in any shell. ठीक है, we'll discuss. क्या यहां तक आप सभी ने लिख लिया? Okay, so now what does it mean? ठीक है, so we'll solve by taking an example. लिखा नहीं क्या? फटाफट लिखो। ठीक है, सो आई थिंक इवन यू कैन स्टार्ट। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो। यस, Z इफेक्टिव में इफेक्टिव पार्ट इज इन सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आप खुद भी स्टार्ट करते हो। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ठीक है, अगर आप आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Fe, ठीक है, तो वो कैसा आएगा? 1s। ठीक है, ये A ग्रुप में, देन 2s 2p, ये एक और ग्रुप में। ठीक है, 3s 3p। ठीक है, देन यू हैव 3d, देन यू हैव 4s। ठीक है, एंड 4p। हालांकि 4p लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, सॉरी 4s2। ठीक है, ये आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? ये आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखो। सो अगर मुझे निकालना है Z इफेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑब्वियसली 4p0 अंडरस्टूड है वो चीज तो।
ठीक है, सपोज कर आई हैव टू फाइंड द z इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज करो आई हैव z इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड। आई हैव टू फाइंड आउट z इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है बताओ, या कौन सा ऑर्बिटल में है? ऑब्वियसली 4s में है। ठीक है, सो हो सकता है आपको कभी ऐसा दे दे कि फाइंड आउट द z इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको पूछ ले कि फाइंड आउट द z इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे z इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, z इफेक्टिव क्या होता है? z इफेक्टिव इज z माइनस सिग्मा। ठीक है, तो आयरन के लिए z कितना है बताओ? आयरन के लिए z इज, ये तो सिंपल सही है, आयरन का z इज करेक्ट 26। ठीक है, 26 माइनस, अब मुझे सिग्मा का वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू जो है वो मुझे निकालना है। नाउ पे अटेंशन। सो अब देखो, अब आप इसको कैसे निकालोगे? ये मेरा इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, द वन अबाउट विच आई वांट टू फाइंड आउट दी z इफेक्टिव, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किस में है? spdf किस में है वो? करेक्ट, दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन s ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मेरा इंटरेस्ट का है इट इज प्रेजेंट इन दी s ऑर्बिटल, सो आई विल फॉलो दिस s एंड p रूल्स। ठीक है, मुझे डी एंड एफ रूल अभी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट, जो मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल। समझ में आया? ठीक है, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, द फर्स्ट रूल सेज, ठीक है, द फर्स्ट रूल सेज ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप एक्सर्ट 0.35 ऑफ शील्डिंग। ठीक है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है दैट इज अ ग्रुप। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट सेज ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में पता करना चाहता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद को तो रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, उसके अलावा है एक। ठीक है, उसके अलावा है एक, तो आई हैव वन अदर इलेक्ट्रॉन एंड ये कितना एक्सर्ट करेगा? 0.35 एक्सर्ट करेगा। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, इस ग्रुप में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैं पता करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, अगर मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं तो उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके अलावा तो एक और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो उसके अलावा तो एक और इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस वन इंटू 0.35। समझ में आया? ठीक है, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट z इफेक्टिव हियर। ठीक है, नाउ प्लस। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल फॉर s एंड p? ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अरे तो 4p में नहीं है तो 4p का तो जीरो ही हुआ ना, 4s में तो 2 है। यस, हम आगे देखेंगे, आप पहले इस पे ध्यान दो, और भी अभी इसके आगे पूरा और एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ध्यान दो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, n-1 शेल, ठीक है, exert 0.85 of shielding। इसका मतलब क्या है? for this electron what is the value of n? for this electron what is the value of n? 4। तो अगर मैं n-1 कर दो तो वो कितना आ जाएगा? n-1 जो है 3 आ जाएगा। so all electrons in n-1 shell, so how many electrons do I have in n-1 shell? एडिशन कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, so I have 14 electrons in n-1 shell and each of them exert how much? Correct, each of them exert 0.85। समझ में आ रहा है? ठीक है,
फिर उसके बाद व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर n-2 एंड डीपर प्रोवाइड वन ऑफ शील्डिंग, ठीक है, यानी कि यहां तक मैंने कवर कर लिया। अब इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी वन एक्सर्ट करते हैं, तो उसके आगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? करेक्ट, उसके आगे है 10, ठीक है, सभी के सभी जो है एक्सर्ट करते हैं वन। समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ आई बिलीव यू कैन सॉल्व दिस। स्टेप 3, तो ये तो स्टेप 3 तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो 4D 4F वगैरह वगैरह है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये 4S का लिख लिया क्या? ठीक है, वी स्टिल हैव 5 मोर ग्रुप्स टू गो। 4S का लिख लिया, ठीक है। सो इसके बाद हम 3D का लिखेंगे, बट 3D का हम एक बार के बाद लिखेंगे, ठीक है। लेट्स राइट फॉर 3S और 3P। यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि इन द सेम ग्रुप, ठीक है, इन द सेम ग्रुप ऑल इलेक्ट्रॉन्स फेस द सेम जेड इफेक्टिव, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे 3S का लिखो या 3P का लिखो, क्योंकि वो सेम ग्रुप को ही बिलोंग करता है, दोनों का जेड इफेक्टिव जो है वो सेम ही आएगा। चाहे आप 2S का लिखो चाहे आप 2P का लिखो, ठीक है, दोनों का जेड इफेक्टिव जो है वो सेम ही आएगा। इन द सेम ग्रुप जेड इफेक्टिव इज द सेम, ठीक है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो। सपोज करो कि अगर आप 3S एंड 3P का निकाल रहे हो, ठीक है, 3S या 3P का। नाउ सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं इस ग्रुप में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, तो इसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे कोई भी शील्डिंग नहीं मिलता है, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 3। इफ जेड इफेक्टिव इज फाउंड, सॉरी कहां गया, ठीक है, दिस इज दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ द ग्रुप डू नॉट प्रोवाइड एनी शील्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं 3S 3P का निकाल रहा हूं तो 3D 4S 4P 4D 4F जो है वो कुछ भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, नाउ ठीक है, अब आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बोलते रहो। अगेन जेड इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा, सो 26 माइनस, अब मुझे यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ अगेन जो मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में कि मुझे निकालना है वो कौन से ऑर्बिटल में है? sp ऑर्बिटल में है, ऐसा नो, वो तो sp ऑर्बिटल में, चाहे आप 3s का निकालो चाहे आप 3p का निकालो, दोनों के रूल्स तो सेम ही है, ठीक है। अरे आयरन 26 है कि नहीं है? फालतू के सवाल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, तो यहां पे जो आपका इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके अलावा 7 है, ठीक है। तो सेम ग्रुप के कितने एग्जर्ट करते हैं? 0.35 एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। प्लस n-1 शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ठीक है, 8 है। सो दीज 8 विल exert how much? करेक्ट, दीज 8 विल exert 0.85, ठीक है। एंड उसके आगे जितने भी है, उसके आगे और कितने? उसके आगे है 2, दीज विल exert 1, ठीक है। एक और बार देखो, ये 7 कहां से आया? ध्यान दो, ये 7 कहां से आया? आपको जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, आपको जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप में टोटल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस ग्रुप में टोटल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो जिसका की वैल्यू आपको निकालना है, तो उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके अलावा तो 7 है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि n-1 शेल, ठीक है। तो यहां पे जो आपका शेल है दैट इज 3, n-1 यानी कि 2, सेकेंड शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस 8 इंटू 0.85, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, नाउ फॉर 3D, ठीक है, फॉर 3D
द रूल्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो हमें रूल्स पे ध्यान देना पड़ेगा इन केस ऑफ 3D। 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d6 4s2 4p0। करेक्ट, आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है जिस शेल में आप निकाल रहे हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सपोजली वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 3D, ठीक है, वी टू फाइंड आउट फॉर 3D, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा शेल है जो कि कोई भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करेगा? विच शेल विल नॉट प्रोवाइड एनी शील्डिंग? करेक्ट, एनीथिंग विच इज टू द राइट ऑफ दिस ग्रुप विल नॉट प्रोवाइड एनी शील्डिंग। क्या ये पार्ट सबसे पहले आप सभी को समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट, अब देखो आपका इलेक्ट्रॉन जो किस में, आपका इलेक्ट्रॉन तो डी में है, ठीक है, तो आप डी के रूल्स देखोगे, ठीक है। सो अब आप एसपी का रूल्स जो है वो अब और आप और फॉलो नहीं करोगे, अब आप डी एंड एफ के रूल्स फॉलो करोगे, ठीक है। तो डी एंड एफ के केस में व्हाट इज द फर्स्ट रूल? दैट ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप प्रोवाइड 0.35 इन शील्डिंग, ठीक है। सो इफ यू लुक हियर, सो इन दिस ग्रुप अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो फिर और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है, ठीक है। सो 26 माइनस 5 इंटू 0.35 आएगा, यस और नो? ये पार्ट क्या सभी को समझ में आया? ठीक है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ठीक है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप एक्सर्ट 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 3D के अलावा और जितने भी है ये सभी एक्सर्ट करेंगे 1, ठीक है। सो यहां पे कितने हैं? 18 है, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 18 इंटू 1 आ जाएगा। सभी को समझ में आया? ठीक है। नाउ अब आप खुद से ट्राई करो फॉर 2s 2p, ठीक है, खुद से ट्राई करो, खुद से करो। हो गया? आप बाद में कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है। 26 माइनस, ठीक है, 2s2p, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और कितने हैं उसमें? 7 है, तो 7 इंटू 0.35, ठीक है। अब यहां पर तो लेकिन sp में है, ठीक है, यहां पर तो आपका इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो sp में है। सो प्लस अब n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दे विल एक्सर्ट हाउ मच? 0.85। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट वाला 1s, ये वाला आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। ये वाला आप एक बार ट्राई करो। वेरी गुड, ठीक है। सो 1s के केस में देखो सिर्फ आपका क्या डिफरेंस आ रहा है कि 26 माइनस, अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ही 1s में है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ही 1s में है, तो उस इलेक्ट्रॉन के अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक और है, एक और है, और वो 0.35 अब एक्सर्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल में एक्सर्ट करेगा 0.3, ठीक है। दिस इज वेयर योर एक्सेप्शन कम्स। समझ में आ रहा है? अगर आप 1s में ही हो, अगर आप 1s में ही हो तभी जाके आपका ये वाला पार्ट जो है ये एज एन एक्सेप्शन आता है। सभी को समझ में आया? ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स ट्राई। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया? एक बार आप सभी अपनी कॉपी चेक कर लो, सभी ने ऐसे ही लिखा है? आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, एंटायरली अप टू यू, ठीक है। ओके, सो इफ यू हैव डन दिस, इफ यू हैव डन दिस, देन ये वाला फिर आप खुद से कंप्लीट करो, ठीक है। मैं आपको एक और दे रहा हूं, आप ये चीज खुद से कंप्लीट करो, ठीक है। आपको ब्रोमीन के लिए निकालना है, ठीक है। आप ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो इन ग्रुप्स,
ठीक है। देन फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर एवरी ग्रुप, ठीक है, फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर एवरी ग्रुप व्हेन यू आर फिनिश विथ ब्रोमीन, ठीक है, डू हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रोमीन फिनिश करो, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, फटाफट। यस, सिर्फ जब आप 1s में ही होते हो, सिर्फ वहीं पर ही आप एक्सेप्शन अप्लाई करते हो। बोरॉन, बोरॉन का 5 हुआ ना। ये यहां पे मैंने ब्रोमीन दिया है, ब्रोमीन इज 35। तीनों हो गया क्या? डन। मैं यहाँ पे ब्रोमीन का कॉन्फिगरेशन लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। आपको Z इफेक्टिव का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ लिख लो, उतना ही काफी है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे किस किस के लिए लिखना है? 4s 4p तो बात बराबर ही है, ठीक है। देन 3d, देन 3s 3p, देन 2s 2p, देन 1s।
चेक करें, हो गया क्या? ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे हर जगह एटलीस्ट इतना पार्ट जो है कॉमन है कि 35 माइनस समथिंग। ठीक है, 35 माइनस समथिंग, इतना पार्ट तो कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में देखो, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप चेक करते जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट वाले में आपका आएगा 6 इंटू 0.35 माइनस 18 इंटू प्लस प्लस 18 इंटू 0.85 प्लस दिस विल बी 10 इंटू 1। ठीक है, इसमें आपका आएगा इसमें आपका आएगा 9 इंटू 0.35 प्लस 10 18 प्लस 18 इंटू 1। ठीक है, इसमें आपका आएगा 7 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, इसमें आपका आएगा 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। ठीक है, इसमें आपका आएगा 1 इंटू 0.3। ठीक है, चेक करो। चेक करो, anybody who got all correct, raise your hands. Anybody got all correct? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने करेक्ट किया है। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग 10 केम लास्ट। 10 इसलिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कितने, यहाँ पे लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ओके। ना एच, एच तो काफी सिंपल है। ठीक है, एच के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना रहेगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन के अलावा तो कोई भी और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हीलियम इज ऑल्सो वेरी सिंपल, सो 2 माइनस 1 इंटू 0.3, क्योंकि आप 1s पे ही हो तो 1s में आपका एक्सेप्शन वाला लगेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली यस, इट इज 1.7। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो वी हैव टू डिस्कस अनदर थिंग। ठीक है, okay, so if we find out z effective, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट इन इन एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, अगर आप z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हो फॉर लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसके बगल में बेरिलियम, इसके बगल में मैग्नीशियम एंड इसके बगल में कैल्शियम। ठीक है, इन सभी का सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ओनली फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट जेड इफेक्टिव। ओनली फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट जेड इफेक्टिव। मंडे टेस्ट पोर्शन जो है दैट इज ऑलवेज अप टू सैटरडे। ठीक है, आपको मैंने बार बार बोला है, आपको मुझे पोर्शन बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। योर मंडे टेस्ट पोर्शन इज ऑलवेज अप टू सैटरडे। ठीक है, मैंने सैटरडे तक जितना पढ़ाया होगा वो सब कुछ आपका मंडे में आएगा। यस, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी। आपको कितनी बार समझाऊं अप टू सैटरडे? अप टू सैटरडे का मतलब जितना भी पढ़ाया गया है अप टू सैटरडे।
ठीक है, आप यूज कर सकते हो, इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। चेक करें, हो गया क्या? सोडियम, इसका आपका आएगा 11 माइनस 8.5 माइनस 2, एक सेकेंड, 3s1, अच्छा सॉरी 8 इंटू 8.5, 8 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस 2, यस 2.2, ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा 2.85, ठीक है, देखो, ठीक है। सो लिथियम का देखो आप, मुझे सिर्फ आउटर मोस्ट का ही निकालना, ठीक है, तो लिथियम का आउटर मोस्ट क्या है, 2s1 है, ठीक है, सो लिथियम इज 3 माइनस 2 इंटू 0.85, ठीक है, दैट इज दैट इज कहाँ गया, 1.3, ठीक है, बेरिलियम इज बेसिकली 2s2, ठीक है, सो 3 माइनस 2 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35, ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 1.95, ठीक है। सोडियम अगर आप देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो सोडियम क्या आएगा 11 माइनस 8 इंटू 0 पॉइंट, यस यू आर राइट, यू आर राइट, हाँ, तो बेरिलियम 1s2, 2s2 सही तो है। अच्छा ओके ओके, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, 85 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, ये भी आपका आएगा 2.2, ये आपका आएगा 2.85, चेक करो, ये आ रहा है, ठीक है। सो यहां से आपको क्या ट्रेंड याद रखना है, ठीक है, अब आपको सारे ट्रेंड्स जो है वो इसी तरह से याद रखने हैं, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, अगर कभी भी अलोंग द पीरियड बोले इसका मतलब हमेशा वही होता है, लेफ्ट टू राइट ही होता है, ठीक है, एंड अलोंग अ ग्रुप दैट इज ऑलवेज टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, जब भी आपको अलोंग अ ग्रुप बोला जाए, ठीक है। सो अगर आप यहां पे देखोगे अलोंग अलोंग अ ग्रुप, जेड इफेक्टिव जो है, अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कैल्शियम का क्या डाउट है बताओ,
ठीक है। सो कैल्शियम देख लो एक बार, कैल्शियम इज 20 माइनस, ठीक है, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2, ठीक है, कैल्शियम इज 3s2, ठीक है। सो दिस इज 1 इंटू 0.35 प्लस 2s2 2p6 8 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1। एक बार आप कैलकुलेशन करो, यही आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, 1s2 2s2 2p6, सॉरी कैल्शियम इज, यस यस यस, मेरे बात कर दिया था। ठीक है, कैल्शियम इज 4s2। चलो चेक कर लेते हैं। सो 20, कैल्शियम इज नॉट 3s2, कैल्शियम इज 4s2, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4s2, ठीक है। इसको आप चेंज कर लो, इसको आप चेंज कर लो, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, मैंने मैग्नीशियम कर लिख दिया था। सो आपको इस पे निकालना है। सो दिस इंटू 0.85, दिस इंटू 0.35, ठीक है, एंड दिस इंटू 1 आएगा। चेक करो, आपका रिजल्ट यही आएगा। क्या कर रहा हूं मैं भी। यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। डन, ठीक है, ओके। सो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो अलोंग अ पीरियड, ठीक है, अलोंग अ पीरियड आपका z इफेक्टिव जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अलोंग अ पीरियड z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो कि अलोंग अ पीरियड z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65, ठीक है, z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65, ठीक है। 0.65 कैसे, क्योंकि देखो जब आप अलोंग अ पीरियड यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हो तो आपने z जो है वो 1 से इंक्रीज किया, ठीक है, z हैज इंक्रीज बाय 1, बट सिग्मा कितना से इंक्रीज किया, सिग्मा तो 0.35 से ही इंक्रीज किया, ठीक है। z जो है आपका 1 से इंक्रीज कर रहा है, बट सिग्मा जो है वो तो 0.35 से इंक्रीज कर रहा है, सो विच इज वाई z इज इंक्रीजिंग बाय 0.65। समझ में आ रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप यू हैव टू रिमेंबर z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपको इन सभी का क्यों लिखवाया, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि z इफेक्टिव डाउन द ग्रुप जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इट हैज टू स्टे कांस्टेंट। सिर्फ आपका जो है सेकेंड पीरियड का जो वैल्यूज है वो अलग अलग आता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के वैल्यूज जो है वो मैच नहीं करेंगे या दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। बट थर्ड पीरियड एंड बिलो, ठीक है, थर्ड पीरियड एंड बिलो योर z इफेक्टिव विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पोटेशियम के बाद आपका आता है रुबीडियम, ठीक है, अगर आप रुबीडियम का भी वैल्यू निकालोगे तो भी इसका वैल्यू जो है वो 2.2 ही आएगा, ठीक है। सो अगर, सो इन अ पीरियड यू हैव टू रिमेंबर, इन अ पीरियड z इफेक्टिव इंक्रीजेस, बता रहा हूं मैं एक और बार, यहां पे आप लिख लो, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, ठीक है। सो अलोंग अ पीरियड z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो बाय 0.65, ठीक है। डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे एक्सेप्शन कहां पे आता है, सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स,
second period elements have different Z effective. ठीक है, for periods 3 to 7, ठीक है, Z effective remains constant. ठीक है, लिख लो. आपको यहाँ पे याद रखना है कि along a period Z effective increases by 0.65, down the group Z effective remains constant, but second period जो है वो exception आता है. Is it clear? यहां तक लिख लिया सभी ने? ठीक है, दिस इज द ट्रेंड दैट यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है, ये सब जो है ये सब ठीक है. ठीक है, बट दिस इज द पार्ट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, दैट वी एक्चुअली हैव टू मेमोराइज. इन डी ब्लॉक ऑल्सो इट विल इंक्रीज बाय 0.65. ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख भी सकते हो. आप चाहे तो मैग्नीशियम एंड आयरन का निकाल के देख सकते हो. वहां पर भी आपका आंसर जो है वो 0.65 ही आएगा. ठीक है, सो एनीवेज यहां से देखो हमें दो और टर्म मिलेंगे. ठीक है, योर फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, योर फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इज सिंपली, ठीक है, हाउ क्लोज. अरे अभी तो आपको बोला सेम ही है. ठीक है, एफ ब्लॉक में भी आपका 0.65 से ही इंक्रीज करेगा. ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली हाउ क्लोज द ऑर्बिटल, ठीक है, हाउ क्लोज द ऑर्बिटल इज टू द न्यूक्लियस. ठीक है, हाउ क्लोज द ऑर्बिटल इज टू द न्यूक्लियस. अब जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था तो न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट कौन सा सब शेल था एसपीडीएफ में से? एसपीडीएफ में से एस था, फॉलोड बाय पी, देन डी एंड फाइनली एफ. ठीक है, सो पेनिट्रेशन पावर का मतलब वही होता है हाउ क्लोज इज इट टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर यानी कि क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या आएगा? एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ. ठीक है, व्हाई? बिकॉज एस इज क्लोजेस्ट, ठीक है, एंड एफ इज मोस्ट या फर्देस्ट अवे, फॉर द far away, farthest. Yes, you're right. ठीक है, ठीक है, penetration power is basically how close is it to the nucleus. ठीक है, इस टर्म को हम आगे यूज करेंगे. सो पेनिट्रेशन पावर लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज शील्डिंग इफेक्ट. नेक्स्ट टर्म इज शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? ठीक है, कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच एन इनर इलेक्ट्रॉन, हाउ मच एन इनर इलेक्ट्रॉन is able to shield outer electron from nucleus. ठीक है, how much is an inner electron able to shield an outer electron from the nucleus, from the attractive force of nucleus. ठीक है, so यहां पे आपको क्या याद रखना है? ठीक है, कि closer the inner electron to the nucleus. ठीक है, closer the inner electron to the nucleus, greater, ठीक है, is its shielding effect. Greater is its shielding effect. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा शील्ड कर सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, सो बिटवीन एसपीडीएफ
which will have the greatest shielding effect? Naturally, S will have your greatest shielding effect, and which would have your least shielding effect? F. ठीक है, so यहां पे भी देखो आपका shielding effect, ठीक है, shielding और screening effect, ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा? S greater than P greater than D greater than F. ठीक है, लिख लो. शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर पाता है. बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटेक्ट कर पाता है. यहां तक कंप्लीट हुआ गया? ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझो. ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा एस के लिए, क्योंकि एस जो है वही क्लोजेस्ट होता है. इज इट डन? ओके, सो दिस वाज जेड इफेक्टिव. ठीक है, सो दिस वाज जेड इफेक्टिव. ठीक है, टू रिकैप, अगर आप जेड इफेक्टिव का ट्रेंड देखोगे, ठीक है, अगर आप जेड इफेक्टिव का ट्रेंड देखोगे अलोंग अ पीरियड, ठीक है, तो अलोंग अ पीरियड इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, क्या आएगा बताओ? करेक्ट, अलोंग अ पीरियड इट इंक्रीजेस. ठीक है, अलोंग अ ग्रुप, करेक्ट, रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, देन व्हाट अबाउट पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट या ट्रेंड क्या है बताओ? पेनिट्रेशन पावर का ट्रेंड इज एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ. ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इज हाउ क्लोज टू द न्यूक्लियस इट इज. ठीक है, नेक्स्ट इज योर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग और स्क्रीनिंग. ठीक है, अगेन यहां पे भी आपका ट्रेंड जो है एस पी डी एफ. ठीक है, वाई? बिकॉज जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा वो जो है ज्यादा शील्ड कर पाएगा. ठीक है, नाउ so this was all about Z effective. Okay, we have to discuss the next trend. Okay, we have to discuss the next trend, that is radius. Okay, the next thing that we're going to discuss is radius. Okay, now radius का simply मतलब क्या होता है कि radius is the distance. ठीक है, it is the distance between the nucleus and the outermost shell. ठीक है, radius is the distance between the nucleus and the outermost shell. ठीक है, so यानी कि अगर आप सपोज करो सोडियम देखते हो, तो सोडियम के केस में क्या है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल. तो रेडियस वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नो? ठीक है, नाउ रेडियस जो है, ठीक है, अब यहां पे देखो एटॉमिक रेडियस cannot be measured. ठीक है, why can atomic radius not be measured? Take a guess. ठीक है, हम atomic radius क्यों measure नहीं कर सकते? So atomic radius cannot be measured. ठीक है, atomic radius cannot be measured because पहली बात तो atoms के, करेक्ट, पहली बात तो एटम्स के अंदर ऑर्बिट्स तो होते ही नहीं है. ठीक है, यू हैव हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, यू हैव इलेक्ट्रॉन बिहेविंग इन वेव नेचर. ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बीइंग कि आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पे. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वेव नेचर of electrons. ठीक है, third thing, why? Because there are actually orbitals present. ठीक है, and there are not actually orbits. मैंने आपको orbits and orbitals के बीच में difference बताया था, याद आ रहा है? ठीक है, so atomic radius cannot be measured. ठीक है, हम actual में measure क्या करते हैं? We measure 3 types of radius. ठीक है, the first is your covalent radius.
ठीक है. The second is your metallic radius. ठीक है. The second is your metallic radius, and the third is your van der Waal. ठीक है, van der Waal radius. ठीक है. Now, how do you define covalent radius? Covalent radius is half of distance between two atoms, half of distance between two atoms bonded by a covalent bond. फटाफट आप लिखते जाओ. By a covalent bond. ठीक है. Covalent radius is half of the distance between two atoms bonded by a covalent bond. ठीक है. ऑब्वियसली आप मेटालिक रेडियस भी फिर गेस कर ही सकते हो. ठीक है. मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस में डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिफरेंस आ जाएगा कि अब कोवेलेंट बॉन्ड के जगह जो है मेटालिक बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है. मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two atoms bonded by a metallic bond. Yes, metallic bond and anionic bonds are different. ठीक है. लास्ट वाला ऑब्वियसली अब आप समझ ही सकते हो. लास्ट वाला क्या आएगा बताओ. ठीक है. लास्ट वाला डेफिनेशन जो है स्लाइटली डिफरेंट आता है. ठीक है. इट इज half of the distance between two atoms that are in closest approach without having a bond. ठीक है. It is half of the distance between two atoms that are in closest approach without having a bond. ठीक है. और which have van der Waal forces of attraction between them. ठीक है. Van der Waal radius is half of the distance between two atoms which are in closest approach without having a bond. ठीक है. or which have only van der Waal forces of attraction between them. ठीक है. सो कोवेलेंट रेडियस जो है वो कुछ ऐसा होता है. मेटालिक जो है वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है. एंड van der Waal जो है ये कुछ ऐसा होता है. ठीक है. सो कोवेलेंट इज बेसिकली इफ दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर, सो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है, इफ दिस इज d, ठीक है, then the radius is half of this distance. ठीक है. the radius is half of this distance. यहां पे जो आपका रेडियस आएगा, ठीक है, रेडियस मेटालिक इज हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस. ठीक है. मैं यहाँ पे मेटालिक लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कोवेलेंट, यहाँ पे कोवेलेंट. ठीक है. इन केस ऑफ van der Waal, इस एटम एंड इस एटम के बीच में तो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. ठीक है. या इस एटम एंड इस एटम के बीच में तो कोई भी बॉन्ड नहीं है. ठीक है. सो इफ दिस इज d van der Waal, ठीक है, सो van der Waal रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ d vdw. ठीक है. लिख लो. अब अगर आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, so which one would be smallest, covalent, metallic or van der Waal? Which one would be smallest? Obviously covalent जो है वो आपका smallest आएगा. ठीक है. Which one would be largest?
ऑब्वियसली वॉन डेर वाल वुड बी लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको तीनों ही याद होना चाहिए। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट आर कोवेलेंट इज स्मॉलेस्ट फॉलोड बाय आर मेटालिक एंड आर वॉन डेर वाल इज द लार्जेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना ही रखना है। कंप्लीट कर लो। ठीक है, वॉन्डरवॉल के केस में देखो क्या है, दिस इज योर वॉन्डरवॉल डायग्राम। ठीक है, वॉन्डरवॉल के केस में क्या है कि आप इस एटम एंड इस एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप हाफ ले रहे हो। वॉन्डरवॉल क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विच आर नॉट बॉन्डेड विदाउट हैविंग अ बॉन्ड। ठीक है, सो इस एटम एंड देखो अगर आप कंपेयर करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सो यहाँ पे कौन से एटम जो है वो क्लोजेस्ट है बिटवीन 1 एंड 4 एंड 2 एंड 3, विच वन इज क्लोजर? ऑब्वियसली 2 एंड 3 क्लोजर है, तो इसलिए आप 2 एंड 3 को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, 2 एंड 3 आर एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल विदाउट हैविंग अ बॉन्ड। ठीक है, 2 एंड 3 आर एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल विदाउट हैविंग अ बॉन्ड, तो उसका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो आपका वॉन डेर वाल हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर।